हम एक एक करके पॉइंट कंसीडर करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और उसको फिर सिंप्लीफाई करके निकालेंगे। तो पहला है स्पीड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ध्यान से समझ लीजिएगा, कई प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये सारे पॉइंट्स आपको डायरेक्ट काम आए। जैसे कि अगर हम किसी पार्टिकल को हवा में फेंक देते हैं, like this, तो अगर हम v स्पीड से थीटा एंगल बना करके हवा में अगर फेंक देते हैं और ये अपना मोशन अगर इस तरह लेता है और आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो हमने फेंका इसको, इसकी स्पीड यहाँ पर है v cos थीटा, और किसी समय मान लो ये कभी यहाँ पहुंचा, यहाँ पर उसकी स्पीड मान लो हो गई v1 जो हॉरिजॉन्टल एंगल बना रहा है अल्फा, और किसी समय ये यहाँ पहुंचा, वहां पर उसकी स्पीड ये रही v2 जो हॉरिजॉन्टल एंगल बना रहा है बीटा। तो इसका जो कंपोनेंट अगर रिजॉल्व करें v1 का जो एंगल अल्फा बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कंपोनेंट होगी v1 cos अल्फा, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी v2 cos थीटा। और इस तरह हम अलग अलग जगह पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी ले सकते हैं। जैसा आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है, इसका मतलब हुआ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी विल रिमेन। इसका मतलब आप इसको कैसे यूज करो, आप कह सकते हो कि v cos थीटा, ये जो v cos थीटा है शुरुआत में, ये बराबर होगा v1 cos अल्फा, ये बराबर होगा v2 cos थीटा। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी सेम रहेंगी बिकॉज द एक्सेलरेशन इज। तो आप इसको जब चाहे यूज कर सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। जैसे आपको एक एग्जांपल दे दिया कि मान लो हमने 50 मीटर पर सेकंड 60 डिग्री एंगल बनाते हुए एक पार्टिकल को हवा में फेंक दिया ना, 60 डिग्री एंगल बनाते हुए 50 मीटर पर सेकंड से हमने एक पार्टिकल को फेंक दिया। बताइए उसकी स्पीड क्या होगी जब वो हॉरिजॉन्टल एंगल 30 डिग्री बना, मतलब अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री हो, तब उस केस में उसकी स्पीड क्या हो। तो आप इस डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट तोड़ लेना, तो ये हो जाएगा v1 cos 30 डिग्री और यहाँ हो जाएगा 50 cos 60 डिग्री, और ये दोनों बराबर कर दोगे तो यहाँ की स्पीड आपको निकल जाएगी। सिमिलरली अगर हमसे कोई पूछे कि मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी क्या हो, तो मैक्सिमम हाइट यही है और यहाँ पर उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, और वो वेलोसिटी वही होगा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पहले था। आप यहाँ या तो v cos थीटा लिख सकते हो, या आप v1 cos अल्फा लिख सकते हो, या आप v2 cos बीटा लिख सकते हो। मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी 0, तभी तो ये और ऊपर नहीं उठ पाता। तो एट मैक्सिमम हाइट इसको नोट कर लिया। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन इज,
लेकिन वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो नहीं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी तो पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी थी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो। अगर हमसे कोई पूछे कि मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो क्यों हुआ, इसका कारण आप स्पष्ट बोल सकते हो कि वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी कंपोनेंट वेलोसिटी की है v sin थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगते हैं माइनस जी। माइनस जी मतलब रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का काम है स्पीड को कम करना। ये जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा इसकी स्पीड घटता, और एक समय आएगा जब इसकी ऊपर डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये अब और ऊपर नहीं जाएगा, और वही पोजीशन उसकी मैक्सिमम हाइट की पोजीशन। दूसरा पॉइंट लेते हैं। There will be two different time for same vertical. सेम वर्टिकल हाइट पे पार्टिकल दो अलग अलग समय में रह सकते। सेम वर्टिकल हाइट पे पार्टिकल दो अलग अलग समय में रह सकते। इसे मान लो हमने एक पार्टिकल को यहां से फेंका v स्पीड से बीटा एंगल बनाते हुए, और ये अपना कुछ इस तरह का पाथ लेते हुए मोशन कंप्लीट किए। सपोज करो उसकी कोई एक पर्टिकुलर हाइट है यहाँ, और यहां से मैंने जो फेंका उसको तो वहां टाइम जीरो था, तो एक पॉइंट पर हमने फेंका और वो बी पॉइंट पर कुछ हाइट पे पहुंचा। ये उसकी हाइट। यही हाइट एक बार वो और पाएगा जब वो ऊपर से रिटर्न आकर नीचे की तरफ, दैट इज सी। अब बी पॉइंट पर आने के टाइम उसके कुछ होंगे, सपोज करो t1, और सी पॉइंट पर पहुंचने का टाइम कुछ होंगे, सपोज करो t1। ये जो t1 है वो a से b तक का जाने का टाइम, जो t1 है वो a से b तक का टाइम है, और ये जो t2 है वो a से c तक का टाइम। ये जो t1 है वो फ्रॉम a टू b, हमने टाइम की कंसिडरेशन a से ली, तो a से b तक जाने का टाइम है t1, और फिर a से चलते हुए c तक जाने का टाइम है t2। ये दो अलग अलग टाइम। ऑफ कोर्स t2 ज्यादा टाइम लेगा, t1 छोटा टाइम लेगा। ये दोनों के टाइम के बीच में रिलेशन क्या है? अगर हम रिलेशन पूछे तो हम रिलेशन को समझा सकते। देखो कैसे, आपको पता है कि ये जो हाइट h है, जो हाइट h है, हम इस हाइट को अगर निकालना चाहें हम इक्वेशन सजा सकते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में बताओ इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा? v sin थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है माइनस c। और वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चाहे आप b का बोलो या c का बोलो, दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट उसकी यही हाइट h ही है। तो हम अगर इक्वेशन लगाते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर, और ये हम y डायरेक्शन की इक्वेशन अगर लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में h हो गया, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में v sin थीटा इंटू t, एक्सेलरेशन माइनस जी, तो माइनस हम यहाँ ट्रांसपोज कर लिए हाफ जी डी।
आप जब इस इक्वेशन को देखोगे, ये इक्वेशन आपको क्वाड्रेटिक इन टाइम है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टाइम। मतलब जब हम इस टाइम को सॉल्व, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो t के दो वैल्यूज आए। इट इज क्वाड्रेटिक इन t। अगर हम इसको थोड़ा सजा लेते हैं, राइट साइड के सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करते हैं, ये आ जाएंगे g/2t² माइनस v sin थीटा इंटू t प्लस h इज इक्वल टू 0। सो इट इज क्वाड्रेटिक इन t। So there will be two values of t। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो t के दो वैल्यूज आएंगे। मान लेते हैं t के दो वैल्यूज हैं, लेट t1 and t2 are two values of t। तो ये जो t1 है वो एक पहला वाला है ये, और ये जो t2 है ये दूसरा वाला, a से c तक का टाइम। और ये दोनों टाइम पॉजिटिव आएंगे। ये मत समझना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक टाइम प्लस आएगा एक टाइम माइनस आएगा, प्लस वाला को लेना है माइनस वाला को। यहाँ पे दोनों टाइम आपके प्लस आएंगे क्योंकि ये दोनों टाइम फिजिबल है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दिया जाएगा तो आपके t के दो वैल्यूज और दोनों वैल्यूज पॉजिटिव। तो आप जानते हो t1 प्लस t2 अगर निकालना चाहें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फॉर्मूला होता है माइनस b/a। तो आप माइनस b की वैल्यू देखो क्या है, माइनस v sin थीटा डिवाइडेड बाई a का वैल्यू है c/2। यहां से t1 प्लस t2 आएंगे 2v sin थीटा बाई c। और ये देखो तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट, ये दोनों टाइम को जब आप ऐड करोगे तो आपको इसका टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू देगी। और हम अगर इन दोनों टाइम के प्रोडक्ट कैलकुलेट करें, दैट इज c/a, c की जगह है h डिवाइडेड बाई g/2 को ऊपर भेज देते हैं, इसको g/2 लिख देते। और यहां से t1 और t2 के वैल्यू आएंगे 2h/g। दो टाइम होंगे सेम हाइट पर g। अब ये जो पहला इक्वेशन मेरा आया है t1 प्लस t2 इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, एक तो आपने अभी देखा कि मैंने पूरी इक्वेशन लिखी और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाया, और फिर फॉर्मूला मैं आपको याद दिलाता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो आपको याद होगा, मैथमेटिक्स पढ़े होंगे 10th क्लास में, x1 प्लस x2 जो दो वैल्यू होते थे वो माइनस b/a होता था। yes, और x1 इंटू x2 जो दो वैल्यू होते हैं ये c/a। तो इसी फॉर्मूला को मैंने यूज किया। तो मैं बता रहा था कि मैंने जब ये इक्वेशन लाया t1 प्लस t2 बराबर टाइम ऑफ फ्लाइट, ये मैंने कितने कैलकुलेशंस करके फिर हमने ये अचीव किया। आप डायरेक्ट देखो, फिजिक्स के प्रिंसिपल लगा करके डायरेक्ट आप इतना अचीव कर सकते, आपको कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। वो कैसे करेंगे तो ध्यान से सुनो। ये तो पता है कि टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सेलरेटिंग मोशन। तो देखो ध्यान से, ये सेम लेवल है, ये सेम लेवल है। तो ए से बी तक जाने का जो टाइम, वही टाइम सी से पी तक आने का होगा। अगर हम इस पॉइंट को पी नाम देते हैं, ए से बी तक का टाइम वही होगा जो सी से पी तक का टाइम। अब देखो, ए से बी तक का टाइम है t1, इसका मतलब सी से पी तक का भी टाइम t1 है। हाँ।
और आपको ए से सी तक का टाइम है T2, ए से सी तक का टाइम है T2 और सी से P तक का टाइम है T1। दोनों टाइम को ऐड कर दो, T2 प्लस T1, तो ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। T2 प्लस T1 मस्ट बी इक्वल टू। तो आप डायरेक्ट आप इस इक्वेशंस को अचीव कर सकते हो बाय यूजिंग योर फिजिक्स प्रिंसिपल, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ। चलो आगे बढ़ो। ठीक है, आइनस बढ़े आगे। यस सर। The third point is there will be two horizontal distances for same height. Same. ये क्या बताना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है कि आप अगर किसी पार्टिकल को ऑब्लिकली स्पीड से थीटा एंगल बना के फेंकते हो और वो कुछ इस तरह का अपना मोशन कवर कर देता है, और ये मोशन के दौरान वो पार्टिकल मान लो ए से फेंका, वो बी पर पहुंचा, और जो इसकी हाइट है, जो उसकी हाइट, वही हाइट एक बार वो फिर लेगा जब वो कहीं यहाँ सी पर पहुंचेगा। That will be the same. लेकिन जब वो बी पर पहुंचा है उस समय इसकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो है दिस वन, और जब वो सी पर पहुंचा है तो उसकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो ये है। सेम हाइट पे वो दो अलग अलग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे, there will be two horizontal distances for same. अगर हमसे कोई पूछे कि बताओ ये दोनों डिस्टेंसेस कितने हैं, आप इसे कैसे कैलकुलेट करो? तो देखो, मेरे पास ये जो y की वैल्यू यूज किया था, जिसकी जगह हमने h लिया हुआ है अभी, मेरे पास एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, वी हैव इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, जो x और y के बीच रिलेशन देता है, और वो क्या है? y इक्वल टू tan थीटा इंटू x माइनस हाफ z डिवाइडेड बाई v cos थीटा होल स्क्वायर इंटू x। ये आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मैं आपको एक बार यहाँ दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से। ये जो मैंने पार्टिकल फेंका तो किसी टाइम t समय में ये कुछ हाइट पर होगा और ये कुछ दूरी पर होगा। हाइट y लिया, दूरी x लिया, b और ये थीटा एंगल बनाते हुए जो फेंका था, ये x और y के बीच में ये रिलेशन को एस्टैब्लिश कर, ये जो आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है, ये यही x और y के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश। आप इस इक्वेशन को यूज कहाँ कर सकते? अगर आपसे ये पूछे कि हमने 50 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से 60 डिग्री एंगल बनाते हुए एक पार्टिकल को फेंका, तो जब ये पार्टिकल 20 मीटर आगे है तो बताइए कितना हवा में उठा हुआ है?
आपको फेंकने की स्पीड दी हुई है और एंगल दिया हुआ, और आपसे पूछा एक पार्टिकल है जो हमने फेंका है, तो जब वो 20 मीटर आगे गया है तो उस समय हवा में कितना ऊंचा है। तो आपको x का वैल्यू दिया हुआ है 20 और y की वैल्यू निकाल। तो आप इस इक्वेशन को यूज कर लो, x की वैल्यू 20 रखो और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, v और थीटा का वैल्यू आपको दिया। तो आप इस तरह के एक न्यूमेरिकल इसके साथ सॉल्व कर सकते। दूसरा उल्टा आपसे पूछे कि हमने जो पार्टिकल को फेंका, जब ये पार्टिकल हवा में 20 मीटर ऊपर है, तो बताइए कितना वो आगे है। हवा में वो 20 मीटर जब ऊपर है तो बताइए वो कितना आगे है। जैसा कि यहाँ पर, तो जब आप इस इक्वेशन को यूज करोगे और y की जगह 20 रखोगे, आपको यहाँ y की जगह दिया हुआ है 20 मीटर और x की वैल्यू निकालनी। जब आप इस इक्वेशन को यूज करोगे, y की वैल्यू 20 रखोगे, थीटा की वैल्यू 60 रखोगे, v की स्पीड है ना, v की वैल्यू आप 50 रखोगे, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको x के क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले, और उस x को जब सॉल्व करोगे तो x के दो वैल्यू आएंगे, और ये दो वैल्यू आने ही चाहिए, क्योंकि ये y बराबर 20 मीटर दो अलग अलग जगह पर ये देगा। एक ये वाली पोजीशन आपको बताएगा और एक दूसरी ये वाली पोजीशन। अगर आपको इस तरह के कोई क्वेश्चन पूछे जाए तो आप डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज करो और इस वैल्यू को करो। ये तो हो गया कि हमने फेंका कुछ एंगल बनाते हुए स्पीड के साथ, और किसी हाइट पर उसकी दूरी क्या है या किसी दूरी पर उसकी हाइट क्या है, ये तो हम ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगाए। अब हमें पूछ रहा है ये x1 और x2 दो वैल्यूज निकालने, तो आप इस इक्वेशन को गौर से देखो तो पता चलेगा ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x, जहां पर y की वैल्यू आपको h दिया हुआ है, tan थीटा into x minus z divided by 2 times v cos theta square into x। इसको राइट साइड जितने भी हैं लेफ्ट साइड ट्रांसपोज आ जाएंगे, 2 into v cos theta minus tan theta minus tan theta into x प्लस h is equal to 0। आपको यहां से x के क्वाड्रेटिक मिल जाएंगे, इट इज क्वाड्रेटिक इन x। मान लेते हैं x1 and x2 are two values of x, तो x1 प्लस x2 क्या हो, माइनस बी बाई ए। माइनस बी की जगह माइनस बी की जगह है माइनस tan थीटा, और ए की जगह दिख रहा है ना c डिवाइडेड बाई 2 into v cos थीटा प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको ऊपर भेज दो तो 2 into v स्क्वायर into cos स्क्वायर थीटा, और tan थीटा को तुम sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हो, और नीचे में आपके जी आ cos थीटा एक कैंसिल हो जाएगी, और आपको x1 प्लस x2 के वैल्यू आएंगे v स्क्वायर 2 sin थीटा into cos थीटा, that will be sin 2 थीटा divided by 2। और देखो तो ये रेंज का फॉर्मूला है। यस सर। ये दोनों को जब आप सम करोगे x1 प्लस x2 करोगे तो आपको वो हमेशा रेंज के बराबर, और दोनों का अगर प्रोडक्ट निकालना हो x1 into x2 तो फॉर्मूला होता है c बाई ए। c की जगह आपके h और a की जगह आ गए z बाई 2 into v cos थीटा।
इस तरह के रिलेशन आप यहां से सजा सकते हैं। ये नीचे वाला डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू बी कॉस थीटा होल स्क्वायर इंटू एच डिवाइडेड ये कुछ याद नहीं करना, बस कैसे निकलता है ये आपको समझना। अगर आपको चॉइसेस दिए हुए हैं 4 ऑप्शंस में, तो इस तरह के रिलेशन भी आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी रहते हैं, आपको ये जानना। अब देखो यहाँ ध्यान से कि हम ये जो पहला रिलेशन है x1 प्लस x2 बराबर जो आ रहा है, इतनी कैलकुलेशन करके लाए, वो डायरेक्ट आप फिजिक्स के प्रिंसिपल से भी लगा सकते। वो कैसे करोगे? तो देखो, आपको पता है कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन का बात होता है वो पैराबोला होता है, और ये पैराबोला एक प्रकार का सिमेट्रिकल कर्व है। अगर ये सिमेट्रिकल है, इसका मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, ये वही दूरी होगी जो यहां से यहां तक। अगर ये x1 है तो ये भी x1 ही। अब देखो, यहां से यहां तक हो गया x2 और यहां से यहां तक हुआ x1, दोनों को जोड़ दो, x2 प्लस x1, you will get r. So x1 plus x2 will be equal to, डायरेक्ट आप यहां से so this is the third point. आगे बढ़ो। There are two different angles of projection for same horizontal ray. सेम हॉरिजॉन्टल रेंज प्राप्त करने के लिए मेरे पास दो अलग अलग एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस पॉसिबल। ये कैसे है, कहां से है? आइए हम इस बात को एनालाइज करें। मेरे पास रेंज का फॉर्मूला है e स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। हम इसको कुछ इस प्रकार लिखते हैं, v स्क्वायर बाई g इंटू साइन 2 थीटा। और आपको पता है कि जो ये थीटा है वो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है जो हम हॉरिजॉन्टल से मेजर करते हैं, दैट थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री से ज्यादा फेंक दोगे तो एंगल छोटा हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ, अगर हम पार्टिकल को ऐसे फेंकते हैं, ऐसे फेंकते हैं, ऐसे फेंकते हैं, मैक्सिमम हम वर्टिकली फेंक सकते हैं। ये सारे जो एंगल है वो 90 से छोटे हैं, और अगर 90 से बड़ा कर देंगे तो बड़ा नहीं होगा वो। अब पार्टिकल का मोशन ऐसा हो जाएगा, तब इस केस में एंगल ये वाला मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो हम हॉरिजॉन्टल से मेजर करते हैं, वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 डिग्री से। तो अगर हम इसका प्लॉट करें, अगर हम इसका ग्राफ खींचे, यू वांट टू ड्रॉ द ग्राफ r वर्सेस थीटा, तो आपको सारे रहस्य मिले। r वर्सेस थीटा ग्राफ खींचे। वैसे हम एक बार आपको पूरा रिवाइज करा देते हैं ग्राफ इसका। याद होगा, आपको याद होगा एक ग्राफ जो मैंने सिखाया था, y इक्वल टू a साइन x का। ये y है, ये x है, और चूंकि ये साइन फंक्शन है तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है।
और ये जो ए है जो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज ए, यहाँ हो जाएगा, ये होता है 180 डिग्री, और यहाँ सॉरी 360 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, ऑफकोर्स तब यहाँ 90 होगा, और यहाँ 270 डिग्री। ये ग्राफ आपका जो मास्टर ग्राफ है, इसको आपको अपने दिमाग में रखना है, और फिर आपको जब भी इस तरह का सिमेट्रिकल इक्वेशन मिले तो आप इस ग्राफ को यूज कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ यूज कर रहे हैं। ध्यान से देखो और सब पूरी रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ दिख रहा है y की जगह यहाँ r है तो यहाँ r लिखेंगे, और यहाँ x की जगह तुमको 2 थीटा दिख रहा है। साइन फंक्शन का ग्राफ एज इट इज वैसा ही रहेगा जैसा। और यहाँ पे a की जगह v²/g, और इस जगह पे -v², और यहाँ पे 360, तो यहाँ पे 180। ये आपके ग्राफ बन गए r वर्सेस 2 थीटा। अभी हमने कोई लिमिटेशन अप्लाई नहीं। अभी एक जो ग्राफ है आपके सामने वो है r वर्सेस 2 थीटा। हमको यहाँ पर 2 नहीं चाहिए, हमको सिर्फ यहाँ थीटा चाहिए, हमको r वर्सेस थीटा ग्राफ चाहिए। 2 हटाने के लिए नियम सिखाया था कि आप यहाँ 2 से डिवाइड करो, इस लाइन में जितने डाटा है वो सब के सब को 2 से डिवाइड करो, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा थीटा, यहाँ 180/2 90 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएंगे 1, 360/2 दैट इज 1। अब जैसा कि आपको कहता है कि ये जो थीटा है वो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा वाला पार्ट हमको ग्राफ का नहीं लेना। इसका मतलब ये जो पार्ट ऑफ ग्राफ, ये जो पार्ट ऑफ ग्राफ है वो हमको नहीं चाहिए। I don't want this type, this range of graph। तो हमको बस ये वाली ग्राफ इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए चाहिए, जो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक वेरी करे, क्योंकि थीटा 90 डिग्री से छोटा है। तो फाइनल रहा कि आपके सामने जो हमें ग्राफ प्लॉट करने मिला था वो बस यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ रेंज आएगा, जिसको हम एक अलग सेपरेट कर लें, जो हमको ग्राफ चाहिए था। मैंने पूरी प्लॉट की अभी r वर्सेस थीटा का, जो कि 90 डिग्री से छोटा, उसकी रेंज जो हमें मिला, अगर हम इस ग्राफ को सेपरेट कर लेते हैं, दैट इज r वर्सेस थीटा। तो बस ये वाली पार्ट को हम थोड़ा बड़ा बना के, दिस इज साइन कर्व, इट इज नॉट parabola, याद रखो, इट इज नॉट parabola, इट इज साइन कर्व। ये जो पार्ट ऑफ साइन कर्व भी साइन कर्व ही होगा, आपको दिखने में लगेगा ये parabola है, बट इट इज नॉट अ parabola। तो r वर्सेस थीटा का ग्राफ आपके आगे साइन कर्व, और आप इस ग्राफ को देखो तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ स्पष्ट। सबसे पहली बात, यहाँ तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री, और ये 0 डिग्री है, तो एग्जैक्टली एकदम से मिडिल में क्या 45 डिग्री होगा, और इस 45 डिग्री पे रेंज देखिए क्या, रेंज के वैल्यू मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू होगा v²/g। तो आप इस ग्राफ को
एनालाइज करोगे तो पता चलेगा फ्रॉम ग्राफ, फ्रॉम आर वर्सेस थीटा ग्राफ, याद रखिए जो साइन कर्व हो, दिखने में लगेगा ये पैराबोला, बट इट इज नॉट पैराबोला, दिस साइन। सो आर वर्सेस थीटा ग्राफ आप जब देखोगे तो आप कह सकते हो कि एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री range will be maximum. That maximum range will be v square by g. आप एग्जैक्टली यही वैल्यू को डिफरेंशिएशन से भी निकाल सकते हैं। एक बार हम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो डिफरेंशिएशन करके 0 पुट करेंगे तो थीटा वैल्यू आपको, तो जब अब मेरे पास ये ग्राफ प्लॉट हो गया तो मैं उसको देख करके रेंज का मैक्सिमम वैल्यू एट 45 डिग्री हमको मिला। एक बात। दूसरी बात कि 45 से कम कोई एक एंगल को आप चेक, 45 से कम कोई एक एंगल को आप चेक, कोई भी आप एंगल ले लो यहाँ, वहां पर इसके जो रेंज देखोगे तो ये वाला है, ये वाला, जो कि मैक्सिमम से कम, और 45 से ज्यादा भी आप कोई एंगल पर देखो तब भी रेंज कम ही आया, ये रेंज कम ही आया। और कोई एक पर्टिकुलर रेंज को तुम हिट करो, पर्टिकुलर कोई रेंज को तुम अगर सेलेक्ट कर लो, हम ये वाली रेंज चाहते हैं, हम ये वाली रेंज चाहते हैं, तो आप इस रेंज को दो अलग अलग एंगल पर रियलाइज कर सकते हैं। एक एंगल ये आएगा और एक दूसरा एंगल ये आएगा, एक दूसरा एंगल ये आएगा। सपोज दिस इज θ1 and this is θ2. So at θ1 and θ2 are two angles at which the range be same. अब ये दोनों θ1 θ2 के बीच में रिलेशन क्या है? तो आपको ये भी पता है कि साइन कर्व एक प्रकार का सिमेट्रिकल कर्व होता है, हाफ साइकिल, हाफ साइकिल है तो ये भी अपने आप में एक सिमेट्रिकल कर्व। बीचों बीच देखो, यहाँ पर आप लाइन ड्रॉ करो तो लेफ्ट साइड जैसा शेप आएगा वैसा ही राइट साइड भी शेप आएगा, इज ऑल्सो सिमेट्रिकल कर्व। और अगर ये सिमेट्रिकल कर्व है तो यहाँ से यहाँ तक का अगर एंगल, यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर θ1 है तो यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी θ1 ही, ये वाली दूरी अगर θ1 है, ये वाली भी दूरी θ1 ही। अब देखो यहाँ से यहाँ तक है θ2 और यहाँ से यहाँ तक है θ1, दोनों को सम करेंगे तो 90 आएगा। तो आप कह सकते हो कि ये θ1 प्लस θ2 मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। आप इसको इक्वेशन में रख करके भी रियलाइज कर सकते, आप इक्वेशन में रख करके भी रियलाइज कर सकते। जैसे हम रख के देखते हैं आपको पता चल जाएगा। एट θ1 रेंज क्या लिखेंगे? v स्क्वायर sin 2θ1 डिवाइडेड बाई g। एट θ2 रेंज क्या लिखेंगे? v स्क्वायर sin 2θ2 डिवाइडेड बाई g, ये लिखेंगे ना? यस सर। और यहां से θ2 का वैल्यू को प्लेस करो।
साइन 2 -θ 1। थीटा 2 बराबर क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा। यहाँ से थीटा 2 का वैल्यू निकालो इस इक्वेशन से, तो थीटा 2 बराबर 90 माइनस थीटा 1 आएगा, जो थीटा 2 की जगह प्लेस 2 बाहर ही रहेगा डिवाइडेड बाई जी। आप इसको 2 को अंदर डालो, ये हो गया 180 माइनस 2 थीटा 1 डिवाइडेड बाई जी। और याद होगा साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो आप यहाँ लिख सकते हो v स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 डिवाइडेड बाई, you will get the same range जो यहाँ आया है यहाँ पर। ये हमने बस चेक करने के लिए, वैसे तो ग्राफ में हमको सब चीज साफ दिख रहा है। मैक्सिमम 45 डिग्री पर रेंज पहुंचेगा, 45 डिग्री से कम पर रेंज कम होगा, 45 डिग्री से ज्यादा पर रेंज कम होगा। लेकिन ये बात याद रखें, ये घटनाएं तब होंगी जब स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन विल बी सेम। अगर हम इसको ग्राफ से प्लॉट करके दिखाएं, पार्टिकल के प्रोजेक्शंस को दिखाएं, यहां देखो ग्राफ नहीं ट्रेजेक्टरी देखो। अगर हम एक पार्टिकल को थीटा 1 एंगल बना करके भी स्पीड से फेंकते हैं, और ये एंगल बड़ा छोटा है थीटा 1 है, ये कुछ इस तरह से पाथ लेकर के यहाँ पहुंचेंगे। ये स्पीड भी है। अगर हम एग्जैक्टली 45 डिग्री एंगल बनाकर फेंकें, जो 45 डिग्री वही भी स्पीड से, तो ये जो इसमें ये मैक्सिमम दूरी पर जाकर के आर विल बी मैक्सिमम। और अगर हम इसको थीटा 2 एंगल बनाते हुए फेंके, ये वाली थीटा 2 है जो 45 से ज्यादा, वही स्पीड से ये ज्यादा ऊंचा जाएगा, लेकिन ये वहीं पहुंचेगा जहां पहला केस हो। दिस इज थीटा, ये थीटा 1 एंगल पर है, ये थीटा 2 एंगल। जैसे अगर थीटा 1 30 डिग्री हो तो थीटा 2 60 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि दोनों का सम 90 होना चाहिए। लेकिन शर्त याद रखें, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन सेम होना चाहिए। अगर दो एंगल दोनों के सम अगर 90 डिग्री, तो प्रोजेक्टाइल के रेंज सेम होंगे, प्रोवाइडेड देयर स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन भी सेम। अगर स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन बदल देंगे तो फिर रेंज सेम नहीं, भले उस दोनों एंगल का सम 90 डिग्री ही क्यों। So this is that. यहाँ सारे जो सिचुएशन है उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं, कह सकते हैं नोट में, if two angles theta 1 and theta 2 at which range be same, then theta 1 plus theta 2 must be equal to 90 degree. Provided speed of projection हर एक केस में स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, जब हम थीटा 1 एंगल बनाकर फेंक रहे हैं तो वहां जो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा 2 एंगल बनाकर फेंक रहे हैं तो वहां जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है सेम।
जैसे एक को मैंने फेंक दिया 15 डिग्री एंगल बना के, दूसरे को फेंकना होगा 75 डिग्री से, 75 डिग्री। तो रेंज सेम हो जाएगी। एक को फेंका 30 डिग्री से, दूसरा को फेंकना होगा 60 डिग्री से, तो रेंज सेम हो जाएगी। एक को फेंका 37 डिग्री से, दूसरा को फेंकना होगा 53 डिग्री से, तो रेंज सेम हो जाएगी। रेंज बिल्कुल सेम। एक को फेंक दिया 45 माइनस थीटा से, एक को फेंक दिया 45 प्लस थीटा से, तो रेंज सेम हो जाएगी। लेकिन v जो है वो सेम है, फेंकने की स्पीड है वो सेम है। हाँ, इस केस में, in this case, the maximum height and time of flight will be different. Naturally होगा ही। इस केस में मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट अलग है। जैसे एक को मैंने θ1 एंगल बनाकर फेंका, ये स्पीड से ये छोटा सा ट्रेजेक्टरी लेकर के यहाँ पर गया। एक को मैंने θ2 एंगल बनाते हुए फेंका, वही स्पीड से ये ज्यादा ऊंचा जाया गया, लेकिन जब वो आया वहीं पे गिरी। तो दोनों के जो ट्रेजेक्टरी है वो डिफरेंट है, दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट अलग होगा। ऑफ कोर्स पहला वाला का जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा कम होगा, दूसरे वाले का जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा ट्रेवल दूरी करके आ रहा है। एक बात, पहले वाले की जो मैक्सिमम हाइट होंगी वो अलग होंगी, दूसरे वाले की जो मैक्सिमम हाइट होंगी वो अलग होंगी। मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों के डिफरेंट डिफरेंट। आप इनके रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन। आप अगर हम आपसे पूछें बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट पहले वाले का क्या लिखो, 2v sin θ1 by c। दूसरे वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो, 2v sin θ2, θ2 will be 90 minus θ1 divided by g। θ2 का जो वैल्यू है यहाँ से 90 minus θ1 जो हम डायरेक्ट प्लेस कर दिए, और sin 90 minus θ cos θ, ये 2v cos θ1 divided by। आप इन दोनों इक्वेशंस को देख रहे होंगे कि दोनों के जो टाइम ऑफ फ्लाइट्स हैं वो डिफरेंट। इनके रिलेशन कैसे, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें t1 by t2 तो आपको tan θ1 है, t1 by t2 will be equal to tan θ। मैक्सिमम हाइट का भी इसी तरह आप रिलेशन इक्वेशन लगा करके लिख सकते। पहला वाले का मैक्सिमम हाइट बोलो क्या हो, v स्क्वायर sin स्क्वायर θ1 डिवाइडेड बाय g 2g। दूसरे वाले का मैक्सिमम हाइट होगा v स्क्वायर sin स्क्वायर 90 माइनस θ1, क्योंकि θ2 की जगह 90 tan स्क्वायर थीटा
और यहां से आएगा v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1, दोनों को डिवाइड करो h1 बाई h2, तो आपको आ जाएंगे tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। ये है आपके रेंज, ये है आपके रेंज। इस रेंज का और H1 और H2 का भी आप रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते। हमने दो पार्टिकल को ऐसा फेंका कि उनके रेंज सेम हो गए, सेम स्पीड से फेंका, रेंज सेम हो गए। एक ने हाइट H1 उठा, एक ने हाइट H2 उठा, तो बताओ कि इसका रेंज क्या था। तो आप R H1 और H2 के बीच भी रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते। R की वैल्यू बताओ क्या होगा। R की वैल्यू होंगे, कोई एक के साथ बोल सकते हो, थीटा 1 से भी बोल सकते हो, थीटा 2 से भी बोल सकते हो, दोनों वैल्यू एक ही आएंगे। v स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 डिवाइडेड बाई ये है। अब रिलेशन एस्टेब्लिश कैसे करें, तो देखो आप H1 और H2 जो दो वैल्यू आए उनको आप मल्टीप्लाई करो। देखो H1 का वैल्यू तो आएगा v स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई 2g, और H2 का जो वैल्यू आएगा वो v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 बाई 2, अभी हमने निकाला है। अब थोड़ा आप इसको जो है ना सजाओ ताकि एक रेंज का फॉर्मेशन। v स्क्वायर दो ठो है तो v स्क्वायर को हम एक रहने देते हैं, साइन थीटा 1 cos थीटा 1 डिवाइडेड बाई z, ये पूरे का कर दो आप, और ये जो 2 टू 4 है उसको आप लेफ्ट साइड पे। ये होल स्क्वायर, नीचे में 2 टू 4, 4 को हमने यहाँ पे। फिर हम क्या कर रहे हैं, ऊपर में 2 नीचे में 2 से मल्टीप्लाई करो ताकि ऊपर में 2 साइन 2 थीटा बन जाए, 2 साइन थीटा 1 cos थीटा 1 साइन 2 थीटा। तो देखो तो क्या बना ये, v स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 डिवाइडेड बाई 2g, ये पूरे का होल। लेफ्ट साइड में याद रखें ये जो है 4 टाइम्स H1 इंटू, और यहां देखो तो R बाई 2 का होल स्क्वायर है, v स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 बाई 2g है, तो 2 रहने दिया, g के साथ हम रेंज बना है ना। इसको आप लिख सकते हो R स्क्वायर बाई 4। तो R स्क्वायर का जो वैल्यू आया वो आया 4 4 जा 16 इंटू H1 इंटू H2, और यहां से R की वैल्यू कह सकते हैं इट इज 4 टाइम्स अंडर रूट। H1 और H2 और R के बीच भी आपके एक रिलेशन है। हम जो पार्टिकल को फेंके ऐसा कि रेंज सेम हो, सेम स्पीड से फेंका कि रेंज सेम हो, एक ने उठा H1 एक ने उठा H2, रेंज है R, तो H1 H2 और R के बीच में आपके जो रिलेशन है वो है।
ये है प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन, जिसके साथ आपको कनेक्टेड प्रॉब्लम्स मिलते रहेंगे। ये था आपका नंबर 5. Let me discuss 5. What will be the maximum height when range will be maximum? मैक्सिमम हाइट क्या होगा जब रेंज मैक्सिमम? तो आपको पता है कि रेंज मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशन, कितनी एंगल बनाकर फेंकेंगे कि रेंज मैक्सिमम? 45 अभी भी लाया था ना यहाँ पे। At 45 degree range will be maximum, और मैक्सिमम रेंज का वैल्यू आर मैक्सिमम v स्क्वायर बाई c। इस पर्टिकुलर स्थिति में इसकी मैक्सिमम हाइट क्या? दिस h विल बी 1। तो आप निकाल सकते हैं v स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री divided by 2c। divided by, तो ये क्या आ जाएंगे? v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4j। ये साइन 45 डिग्री 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2, पहले से यहाँ 2 है तो नीचे 4। v स्क्वायर बाई जी जो है आर मैक्सिमम, ये आर मैक्सिमम बाई 4। या आर मैक्सिमम का जो वैल्यू होगा वो 4 टाइम्स भी ये भी कह सकते। आपस में ये मैक्सिमम हाइट और जो इसके मैक्सिमम रेंज है, ये इसकी रिलेशन। वैसे एक रिलेशन आप लोग और नोट कर लो, ये पैराबोला का मैथमेटिकल रिलेशन है। अब चाहो तो मैथ फिजिक्स के इक्वेशंस लिख करके सिंप्लीफाई करके सेटिस्फाई कर सकते। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक कोई बॉल है और हम इस पोजीशन से कहीं दूर में कुछ हाइट है पर एक दीवार है, there is a wall, और हमें इसको ऐसा फेंकना है, इसको हमें ऐसा फेंकना है ये वॉल को जस्ट क्रॉस कर दे। तो मैंने थीटा एंगल सेलेक्ट करके इसको ऐसा फेंका, ये जो वॉल है इसको क्रॉस करते हुए उस पार और कहीं ऊपर चला गया और कहीं यहाँ जाकर के ये गिरा, मतलब इस वाल को जस्ट वो क्रॉस। तो आपस में अगर रिलेशन स्टैब्लिश करने के बाद, जैसे मान लो ये वॉल का जो पीक पॉइंट है वो है P, इसका एक प्लॉट बना है,
इस वाल का जो टॉप पॉइंट है, मान लो वो है P, ये जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से अगर हम वाल के टॉप पॉइंट को अगर लाइन ज्वाइन करें, और ये जो पॉइंट ऑफ लैंडिंग है, अगर हम टॉप से पॉइंट ऑफ लैंडिंग का लाइन ज्वाइन, ये जो लाइन ज्वाइन है पहला वाला, वो अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाता हो अल्फा, और ये एंगल बनाता हो बीटा, ये थीटा, ये अल्फा और ये बीटा के बीच एक रिलेशन याद रखना, जहां जरूरत पड़े यूज कर सकते। रिलेशन है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। आप फिजिक्स के इक्वेशन लिखकर सेटिस्फाई विल गेट द सेम रिजल्ट, tan थीटा विल बी इक्वल टू tan अल्फा। तो कभी कभी किसी वाल को क्रॉस करने की, अच्छा ये खत्म हो गया, कभी कभी वाल को क्रॉस करने की कंडीशन पूछ देता है, तो आपके पास अगर मैं आपसे इसका उल्टा क्वेश्चन पूछूं, व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल रेंज when maximum height is maximum? एक मेरे पास बॉल है हाथ, एक मेरे पास हाथ में बॉल है, और इस बॉल को हमें ऐसा फेंकना है कि मैक्सिमम ऊंचा ये जाए। तो बताइए इसको हमें कैसे फेंकना चाहिए? जस्ट 90 पे। अनन्या आप बता पाओगे? ये मेरे हाथ में एक बॉल है और इसको हमें ऐसा फेंकना है कि ये हवा में मैक्सिमम ऊंचा उठ जाए। इसे कैसे फेंकोगे? कितना एंगल बना कर फेंको? सो परपेंडिकुलर। इसको हम वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो मैक्सिमम ये चला जाए। 45 डिग्री पर फेंकने पे मैक्सिमम 90 डिग्री एंगल बना। हाँ, अगर लाइक और फोर्स लगा के फेंके तो फोर्स नहीं लगानी है, फोर्स की बातें नहीं करनी। तो फिर 45 डिग्री। क्या 45 डिग्री? भविष्यवाणी कर रहे हैं? नहीं, आप अगर इसको 90 डिग्री एंगल बनाते हुए वर्टिकल से वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंकोगे, दैट थीटा शुड बी 90 डिग्री। ये मैक्सिमम हाइट ऊपर जाएगा, इज द ओनली कंडीशन। और ऐसे केस में ये सीधा ऊपर जाएगा, जाके रुकेगा, फिर रुक करके वापस लौट के यहीं पर गिर जाएगा। So at theta equal to 90 degree, H will be maximum. आप इक्वेशन से भी ये बात रियलाइज कर सकते हो। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बताओ क्या है? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई। आप अगर इस H का मान मैक्सिमम चाहते हो तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होना, और साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान साइन थीटा के मैक्सिमम से आएगा, जो कि 1 होता है। यस। और ये 1 होते हैं जब 90 डिग्री। ये हो गई मैथमेटिक्स की बात। लेकिन हमें जब हाथ में फिजिक्स है तो हम उसको यूज करते हैं, और इसका मैक्सिमम हाइट यही होगा बी स्क्वायर बाई 2g
और इस केस में 90 डिग्री रखोगे, रेंज का वैल्यू 0 है, रेंज नहीं है। आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। और आपको इस टॉपिक के हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भेजेंगे, आप इसको अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे।